नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यदि हम भारतीय इतिहास में से किसी कालखंड को स्वर्ण युग मानकर विवेचित करते हैं तो वह गुप्तों का शासन समय है। गौरवशाली गुप्त साम्राज्य के दौर में अनेक सम्राटों ने उल्लेखनीय कार्यों से उत्कर्ष प्राप्त किया है। इनमें स्कंदगुप्त का नाम प्रमुखता से आता है। हम स्कंदगुप्त को जाने इससे पहले सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद की राजनैतिक परिस्थितियों पर एक दृष्टि डालते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को जो पराकाष्ठा प्रदान की, उसने लंबे समय तक शांति, स्थिरता और उत्कर्ष के अनेक मानदंड स्थापित किए। अधिकांश इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम 412 से 455 ईस्वी का शासन निरूपित करते हैं। यह मान्यता तब संशय में आ जाती है जब हम एक मुहर पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व ध्रुव स्वामिनी के एक पुत्र गोविंद गुप्त का नाम अंकित पाते हैं। यह प्रश्न चिन्ह और भी प्रबल हो जाता है जबकि हमें उत्तर प्रदेश के बिलसड़ से प्राप्त कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख पर गुप्त संवत 96 अर्थात वर्ष 415 ईस्वी अंकित मिलता है। इन आधारों पर यह संभावना बनती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के देहावसान के पश्चात 3 वर्ष अर्थात 412 से 415 ईस्वी तक गोविंद गुप्त के पास सिंहासन था। तत्पश्चात वर्ष 415 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम गुप्त सम्राट बने। स्कंदगुप्त पर बात करने से पूर्व इन गुप्त शासकों के वर्णनों से विमर्श का आरंभ करने के पीछे कारण यह बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात स्कंदगुप्त तक का समय पूर्णतः शांतिकाल था। इन शासकों ने किसी तरह का राज्य विस्तार नहीं किया। यह अवश्य है कि परंपरागतता के आधार पर सिंहासन के साथ जो भूभाग उनके शासन के अधीन रहा, उसे वे सुरक्षित ही नहीं समृद्ध और सुखी भी रख सके थे। सम्राट कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों के एक ओर अश्व के नीचे अश्वमेध उकेरा गया है तथा दूसरी ओर अश्वमेध महेंद्र उत्कीर्णित है, जो कि शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञ प्रतिपादित कराए जाने का सूचक है। यह सम्राट की कीर्ति का भी द्योतक है जिसे दूर दिगंत तक कोई चुनौती देने के लिए प्रस्तुत नहीं था। कुमारगुप्त की 2 उपलब्धियां उन्हें अमर बना देती हैं। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और दूसरा है नागर शैली के अनेक मंदिरों का निर्माण। कुमारगुप्त प्रथम की धार्मिक मान्यताएं अपने पूर्वजों की भांति वैष्णव मत से संबद्ध तो थीं, तथापि उन्होंने अपना इष्ट देव भगवान कार्तिकेय को माना था। मत मान्यताओं का यह सम्मिश्रण उनके द्वारा चलवाए गए 14 अलग अलग प्रकार के सिक्कों में भी देखने को मिलता है। कतिपय सिक्के ऐसे हैं जिसमें एक और सम्राट तलवार लिए हुए खड़े हैं अथवा स्वयं हाथी पर सवार है, तो दूसरे भाग पर लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान अंकित हैं। जबकि ऐसे सिक्के भी बहुतायत में है जिसमें अग्रभाग पर भगवान कार्तिकेय को मोर पर सवार दिखाया गया है और पीछे के भाग में उकेरा गया है कि सम्राट मोर को दाना चुगा रहे हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने भगवान कार्तिकेय का भक्त होने के दृष्टिगत महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। उनके सर्वाधिक मेधावी पुत्र थे स्कंदगुप्त। यदि स्कंद का डिक्शनरी अर्थ देखें तो होता है भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन अथवा युद्ध के देवता। क्या पुत्र को स्कंद नाम पिता ने भगवान कार्तिकेय के प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए प्रदत्त किया था? यह विचारणीय है। स्कंदगुप्त ही सम्राट कुमारगुप्त की अगले उत्तराधिकारी के रूप में पहली पसंद रहे होंगे, क्योंकि न केवल नाम अपितु उनको दिए गए दायित्वों से भी इसका भान होता है।
दो ज्येष्ठ भाई थे, क्रमशः पुरुगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त। तथापि जब वर्ष 455 ईस्वी में सम्राट बीमार थे, अपितु जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे, तब पुष्यमित्रों ने अवसर जानकर आक्रमण कर दिया। कुमारगुप्त यह कलंक नहीं चाहते थे कि पूर्वजों द्वारा अर्जित साम्राज्य की लेश मात्र भी क्षति उनके शासनकाल में हो। कुमारगुप्त जानते थे कि भले ही आक्रमण पुष्यमित्रों ने किया है, परंतु उसके पीछे वास्तविक ताकत वाकाटकों की है, जो स्वयं सामने आकर यह लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। पुष्यमित्रों के राजा भरतबल वाकाटकों के अधीन सामंत थे, अतः अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक ही वास्तविक आक्रांता रहे होंगे। यह अवश्य था कि स्कंदगुप्त की माता पुष्यमित्र कुल से थी, तथापि इस बात से गुप्त राजकुमार को कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा था। पुष्यमित्रों को पुराणों में पुरमित्र व दुमित्र कहा गया है। वे नर्मदा घाटी में मेकल में निवास करते थे। स्कंदगुप्त की निर्भीक ललकार और अपने नायक के व्यक्तित्व के ओज से ऊर्जावान हुई सेना पुष्यमित्रों पर टूट पड़ी। पुष्यमित्र अथवा यह कहें कि वाकाटक पराजित हुए और वे पीछे धकेल दिए गए। स्कंदगुप्त जब पुष्यमित्रों के विरुद्ध अभियान पर निकले थे, उन्हें यह जानकारी भी प्राप्त हो गई थी कि पश्चिमी छोर से राजधानी की ओर एक और शक्ति आगे बढ़ रही है, जिन्हें हूण कहा जा रहा है। इन हूणों का आदि स्थान चीन का पश्चिमी परिक्षेत्र है। चीनी साहित्य इन्हें हुंग नू कहकर संबोधित करता है। अंतर जातीय युद्धों के फलस्वरूप हूण अपने आदि स्थान से पलायन कर आगे बढ़े। एक प्रशाखा वोल्गा की ओर बढ़ी और उसने तत्कालीन गौरवशाली रोमन साम्राज्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। हूणों की दूसरी अथवा पूर्वी शाखा ने अक्सास घाटी में अपना नया आवास स्थल निर्मित किया और यहां से ही वे भारत भूमि की ओर आगे बढ़े। इस शाखा के हूणों को श्वेत हूण अथवा एप्थलाइड भी कहा गया है। गुप्त शासन समय में सर्वप्रथम 455 ईस्वी के निकट भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा पर हूणों का आक्रमण हुआ, जबकि कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर थे। पुष्यमित्रों पर विजयश्री के बाद भी स्कंदगुप्त को राजधानी पर लौटने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। पश्चिमोत्तर भाग से मगध की ओर दंदनाते हूण योद्धाओं के तीव्र गति अश्व चले आ रहे थे। स्कंदगुप्त ने तीव्रता से अपने दक्षिणी मोर्चे को पश्चिम की ओर स्थानांतरित किया था। उन्होंने योजना बनाकर हूणों को सतलुज नदी के तट पर ही घेर लिया। इस आपाधापी में तत्क्षण राजकुमार के योग्य शिविर का बन पाना या सुविधा जुट पाना उनके लिए संभव नहीं था। वह योद्धा स्वयं संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था, भूमि पर सोता और साधारण भोजन करता हुआ भी अपने पिता को दिए उस वचन के लिए टिका रहा कि पूर्वजों की अर्जित लेश मात्र भूमि भी किसी आक्रांता को प्रदान नहीं करनी है। हूणों ने पूरी ताकत से बार बार प्रयास किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने अंततः उन्हें पराजित किया और गांधार तक वापस धकेल दिया। अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि जब स्कंदगुप्त राजधानी लौटे, पिता का देहावसान हो गया था। स्कंदगुप्त का अपने दोनों ज्येष्ठ सौतेले भाइयों से सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः उनकी विजय हुई। अपने मार्ग को पूरी तरह निष्कंटक करने के पश्चात स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी सिंहासन पर बैठे। अभी राज्याभिषेक के उत्सव का समय भी नहीं बीता था कि पुनः युद्ध भेरी बज उठी। हूणों ने गुप्त साम्राज्य के शत्रुओं से हाथ मिला लिया था और वे अब पुनः गुप्त साम्राज्य की सीमा को लांघना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने आगे बढ़कर पुनः हूणों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। आक्रांता हूणों का मनोबल तोड़ दिया गया। इस तरह अल्पावधि में स्कंदगुप्त ने 2 बार हूणों को पराजित करने की उपलब्धि को चिरस्मरणीय बनाने के लिए स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया।
स्कंदगुप्त यही नहीं रुके, अपितु साम्राज्य के विस्तार के लिए दिग्विजय अभियान को भी उन्होंने संचालित किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने दक्षिण के प्रांतों, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कश्मीर और गंगा घाटी के निकटवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मालवा परिक्षेत्र से वाकाटक राजा नरेंद्र सेन को पीछे धकेलने में भी उन्होंने सफलता अर्जित की थी। स्कंदगुप्त ने केवल 12 वर्ष शासन किया, लेकिन यह अल्प अवधि भी उनकी कीर्ति को चतुर्दिक फैला देने वाली सिद्ध हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और विस्तार कार्य उनके समय में भी सतत चलता रहा था। उन्होंने दूर दराज के देशों में अपने राजदूत भेजे। इसकी पुष्टि हमें ह्वेनसांग के माध्यम से होती है, जिनके अनुसार वर्ष 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के राज दरबार में गुप्त सम्राट ने अपना राजदूत प्रेषित किया था। सम्राट स्कंदगुप्त के जनप्रिय फैसले लेने का एक उदाहरण हमें तब का प्राप्त होता है जबकि उन्होंने सौराष्ट्र में गिरनार के पास फटी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। यह वही झील है जो कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में निर्मित हुई, जिसका जीर्णोद्धार मौर्य सम्राट अशोक के समय में करवाया गया था। भारी वर्षा में इस झील के तटबंधों के टूट जाने के बाद पुनर्निर्माण शक, क्षत्रप, रुद्रदामन द्वारा करवाया गया था। इस झील के गुप्त पूर्व के इतिहास पर मैंने पहले भी एक कार्यक्रम किया था, जिसे मेरे चैनल पर देखा जा सकता है। एक बार पुनः वर्ष 455 ईस्वी में अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण सुदर्शन झील के तटबंध नष्ट हो गए। यह समय था जब स्कंदगुप्त ने अभी सिंहासन संभाला ही था। सम्राट स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र के प्रांतपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिन को इस झील के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। चक्रपालिन की देखरेख में सुदर्शन झील के तटबंधों को सुधारा गया। कार्य के पूर्ण होने के बाद सम्राट ने पिता की स्मृति में झील के किनारे एक भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। सम्राट स्कंदगुप्त के अधिकांश सिक्कों में उन्हें धनुष बाण लिए हुए अश्व पर सवारी करते हुए दर्शाया गया है। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवी लक्ष्मी एवं गरुड़ के चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन सिक्कों पर विक्रमादित्य की उपाधि भी अंकित देखी जा सकती है। स्कंदगुप्त के अभिलेखों और मुद्राओं का बारीकी से विवेचन करें तो हमें ज्ञात होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक का संपूर्ण परिक्षेत्र उनके अंतर्गत गुप्तों का साम्राज्य था। यहां जोड़ना आवश्यक है कि स्कंदगुप्त आखिरी गुप्त शासक थे जो वैष्णव मान्यता के साथ थे। साथ ही भगवान कार्तिकेय के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु वर्ष 467 ईस्वी में हुई। उनके बाद के सभी शासक बौद्ध धर्मावलंबी हो गए थे। यह भी रेखांकित करना उचित होगा कि जिस गुप्त साम्राज्य का स्कंदगुप्त तक उत्कर्ष का काल था, उनके पश्चात ही अवनति का समय आरंभ हो गया था। विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।